हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो संपूर्ण संविधान सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम मूल अधिकार, नीति और नीति निर्धारकों से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला इसी श्रृंखला में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश और राज्यों के नाम में परिवर्तन। ठीक है, इनमें से किसका संबंध अनुच्छेद 3 से है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1 2 3। जिसका जो सही जो आंसर है वो आपका है 1 और इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, केवल 1 और 3। 1 और 3 जो है वो अनुच्छेद 3 से संबंधित है, और जबकि कथन जो 2 है, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, यह अनुच्छेद 2 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 3 यह कहता है कि नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं, नामों में परिवर्तन, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया घटा सकता है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 2 कहता है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। जबकि अनुच्छेद 4 यह प्रावधान करता है कि संसद अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधानों में कोई परिवर्तन करती है तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। और जबकि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद में भारत में राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में शामिल राज्य क्षेत्र, और तीसरे हैं जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए गए क्षेत्र। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, तीसरा है भारत में गांवों का सबसे अधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है, और डी है तेलंगाना की राजधानी अमरावती को बनाया गया है। तो निम्नलिखित में से भी कौन सा जो कथन है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी। ठीक है, बाकी जो कथन है वो गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम ना होकर गोवा है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा नहीं है बल्कि सिक्किम है। सिक्किम है, और अमरावती जो है तेलंगाना की राजधानी नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। इसलिए सही कथन जो है वो सी है कि सबसे अधिक प्रतिशत जो है हिमाचल प्रदेश का है गांव के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि संसद किसी भी राज्य की सीमा या क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकती। दूसरा, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा ही कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, क्योंकि अनुच्छेद 4 में जो कहा गया है वो कहा गया है संसद की सीमा और क्षेत्र नाम में परिवर्तन जो है विशेष विधायी प्रक्रिया के द्वारा नहीं बल्कि साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। साधारण विधायी प्रक्रिया और साधारण बहुमत के द्वारा संसद कर सकती है, और संसद किसी राज्य की सीमा और क्षेत्र में नाम परिवर्तन उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकती। यह कथन गलत है। ठीक है, कि उस राज्य की मंजूरी आवश्यक नहीं है। इसलिए दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया गलत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गोवा, पांडिचेरी, दमन दीव और सिक्किम, दादर नगर हवेली, इनमें से कौन से क्षेत्र हैं जो भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र हैं? ऑप्शन है गोवा, पांडिचेरी, दमन दीव, सिक्किम, दादर नगर हवेली। तो इसका सही जो आंसर है कूट के द्वारा है। तो जो है उपरोक्त सभी जो 1 2 3 4 5 हैं, ये सभी जो हैं वो अधिग्रहित भारत के द्वारा अर्जित किए गए हैं। पांडिचेरी को जो है वो 1954, ठीक है, में अर्जित किया गया था। सिक्किम को 1947 में, दादर नगर हवेली को भी 1954 में, ठीक है, और गोवा और दमन दीव को 1961 में अर्जित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तीसरा है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण,
निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, और चौथा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के उपयुक्त में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? कूट है केवल 1 2, बी ऑप्शन 1 2 3, सी ऑप्शन 1 2 3 4, डी ऑप्शन 1 2 3 4। तो इसका सही जो आंसर है वो केवल है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 जो है बी ऑप्शन जो है 1 2 3। संविधान के 5 मूल अधिकार जो हैं केवल भारतीय को प्राप्त हैं। ये किसी अधिकार विदेशी को नहीं प्राप्त हैं, जैसे 15, ठीक है, धर्म मूलवन जात 15, ठीक है, और लोक निवेदन ये 16, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति 19, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता केवल 1 2 3 19 हो गया, 1519, और चौथा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो दिया गया है ये अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ये विदेशियों और केवल भारतीयों को प्राप्त है। चौथा जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है, जबकि जो केवल भारतीयों को 1 2 3 दिए गए हैं, जबकि मूल रूप से जो है वो केवल भारतीयों को कौन कौन से दिए गए हैं? 15 16 19 32 और 30। ये जो 5 मूल अधिकार जो हैं, ठीक है, ये केवल भारतीयों को दिए गए हैं। बाकी जो मूल अधिकार संविधान में भाग 3 में वर्णित हैं वो सभी भारतीय विदेशी दोनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है कि संसद एवं राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं, और दूसरा है भारत और अमेरिका में केवल जनजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, और तीसरा है भारत और ब्रिटेन अमेरिका के संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान करते हैं। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, तीनों, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है कि तीनों, मतलब इसमें जो है वो तीनों कथन जो गलत हैं, क्योंकि संसद भाग 2 में 2 के अनुसार इसलिए गलत है क्योंकि भाग 2 यह प्रावधान करता है कि नागरिकता से संबंधित कानून केवल संसद बनाएगी। ठीक है, और दूसरा है भारत अमेरिका में केवल जनजात नागरिक नहीं बन सकते हैं। अमेरिका में केवल जनजात नागरिक बन सकता है, पर भारत में जनजात या प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। और तीसरा है भारत और ब्रिटेन अमेरिका में संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि ऐसा नहीं। भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए इसमें से कोई किसी कथन जो है वो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि नागरिकता से संबंधित है, और दूसरे में अनुच्छेद है कि कौन किससे सम्मिलित है। तो वह भारत का मूल नागरिक हो, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है वह भारत का मूल नागरिक हो, तो जो यह कहा गया है अनुच्छेद 5 में। वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ पर बाद में लौट आया हो, तो यह जो है वो अनुच्छेद 7 से संबंधित है। वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ हो, यह अनुच्छेद 6 से संबंधित है। और भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, तो वह अनुच्छेद 8 से संबंधित है। तो इस प्रकार जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें प्रावधान शामिल नहीं है? ऑप्शन है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, राष्ट्रीयकरण के आधार पर। कौन सा 1955 नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है? निम्न कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, राष्ट्रीयकरण के आधार पर। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण के स्थान पे देशीकरण या प्राकृतिकरण होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण इसका गलत आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 कि कौन सा व्यक्ति योग्य होगा और नागरिकता का जन्म के द्वारा, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, या पंजीकरण के द्वारा। तो कौन सा जो है सम्मिलित होगा? इसका जो सही जो आंसर है वो है कि पहले का जो होगा कि जन्म के द्वारा जो वही व्यक्ति होगा जिसका व्यक्ति जन्म जो है वो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में हुआ हो। वंश के आधार पर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत में बाहर हुआ हो। ठीक है, और देशीकरण के आधार पर जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। तो सी का तीसरा सही है, और डी का जो है वो चौथा सही है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि कौन सा कथन सही है कि यदि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा है जो व्यक्ति भारत का नागरिक स्वेच्छा से त्याग करता है उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। सी है पंजीकृत है प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष दौरान नागरिक को किसी भी अन्य देश में 6 माह की कैद की सजा हुई है तो भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। चौथा है यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता तब तक समाप्त नहीं हुई जब तक भारत का सरकार उसे बर्खास्त ना करे। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करता है, त्याग करता है, उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, जो है ठीक है वह कथन सही है। बी कथन जो है वो पूर्णतः सही है। ठीक है, और प्राकृतिक देशीकरण में भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, मतलब कि जो व्यक्ति देशीकरण का नागरिकता है उसे कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि जो देशीकरण के द्वारा जो है ठीक है वह नागरिक को भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। तीसरा है पंजीकरण, जो इसमें जो 6 माह के स्थान पर ना होकर अगर ये 2 वर्ष अगर है तो ये सही हो जाता है, इसलिए 6 माह के स्थान पे 2 वर्ष सही आंसर है। यदि कोई भारत नागरिक स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण त्यागता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं: स्वैच्छिक त्याग, नागरिकता की बर्खास्तगी और नागरिकता से वंचित होना। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि ये वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, या संशोधन योग्य नहीं है, या चौथा उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही आंसर है? केवल 1, 2, 1, 3, केवल 4 या फिर 1, 2, 4 या फिर 1, 2, 4। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 4। केवल 4 इसका जो है वो सही कथन है। बाकी जो है बाकी जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं और न्याय योग्य भी हैं और संशोधन योग्य भी हैं। ठीक है, लेकिन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये अवश्य आते हैं, इसलिए केवल चौथा ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही है, क्योंकि मूल अधिकार वाद योग्य भी होते हैं, न्याय योग्य भी होते हैं और संशोधन योग्य भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। दूसरा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विवेक का प्रतिशत विदेशियों को प्राप्त नहीं है। सी है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों से विदेशियों को भी प्राप्त है, या फिर डी उपरोक्त सभी। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए। ठीक है, कि वाक्य एवं विदेशियों को भी प्राप्त या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। जैसा पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ कि केवल जो अनुच्छेद 19 है वह केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, भारतीयों को केवल जो 5 अनुच्छेद हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं: 15, 16, 19, 29 और 23। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट में समर्थन किया गया था, और दूसरा है भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है कि इसका कथन जो है दोनों सही हैं, मतलब 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो 1928 में आई थी। इसके तहत मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की समर्थन किया गया था। और अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी, और राज्य की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में दी गई है। अगला प्रश्न है भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, यह अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है, इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही जो आंसर है
कि कौन सा कथन असत्य है, वह आपका है सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। यही कथन जो है वो पूर्ण गलत है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का संबंधी प्रावधान भारत के संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है, न कि मूल अधिकारों में। ठीक है, और आपातकाल की स्थिति में 221 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत की संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता देता है। दूसरा, भारत में मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसमें कूट के आधार पर चयन कीजिए कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। प्रश्न नंबर 17, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा ऐसी कोई विधि या कानून बनाया जाता है जो भाग 3 में मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उस सीमा तक विधि अवैध या शून्य रहेगी। भारत में केवल उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को ही मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, समानता का एक मूल कथन विचार करना है कि समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है। इसकी चर्चा संविधान के 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है। दूसरा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। निम्नलिखित में से कूट के आधार पर सही चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, केवल। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा आंसर सही है, तो इसका सही आंसर जो है वो केवल आपका बी है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही है। ठीक, पहला जो है वो गलत है कि समानता के पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि समानता का मूल अधिकार है, इसकी चर्चा 5 अनुच्छेदों में की गई है। मतलब समानता के अधिकार एक मूल अधिकार है, इसकी चर्चा जो है 4 की बजाय 5 अनुच्छेदों में की गई है, जो 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। ठीक है, और इसलिए पहला कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विधि के समता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, यह एक सकारात्मक अधिकार है। और दूसरा है, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया, यह एक नकारात्मक अधिकार है। और निम्नलिखित में कूट के आधार पर चयन कीजिए केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है आपका, इसके कथन जो हैं दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, और विधि के समता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, विधि के समता यह जो है वो नकारात्मक है। ठीक है, और जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है और यह एक सकारात्मक है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अपवाद के अंतर्गत कौन से शामिल नहीं हैं। ऑप्शन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था। तीसरा है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था। चौथा है, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के क्रियाकलाप के संबंधित किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के पदाधिकारी संबंधी प्रावधान। तो कौन सा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि 93वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में SC ST के जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, केवल SC ST अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, जबकि यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है उसमें शामिल नहीं है। तो ये थे हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक।